साथ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। ट्रेन हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे में 3 से ज्यादा बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और हादसे के बाद रेलवे ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं। 03323508794। दूसरा हेल्पलाइन नंबर 23833326 पर जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आपके अपने भी इसी ट्रेन में सवार हैं तो फिर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप फोन मिलाकर जानकारी जुटा सकते हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं हादसे की, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ इसे समझिए। बंगाल के दार्जिलिंग जिले में ये ट्रेन हादसा हुआ है। सियालदा ये जा रही थी। दार्जिलिंग में बड़ा हादसा, जहां एक जो यात्री ट्रेन खड़ी थी पहले से ही, उस पर मालगाड़ी अगर अचानक से टक्कर मारती है तो फिर पूरे डिब्बे ही ऊपर आ जाते हैं। तीसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रेन को कैसे टक्कर मारी गई है। 5 लोगों की मौत की खबर है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान आया है। ट्रेन हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। बचाव कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम में जुटी हुई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। अब आपको अश्विनी वैष्णव का भी दिखाते हैं वो पोस्ट, जो उनका बयान आया है, जो उन्होंने जारी किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हादसे को लेकर, पश्चिम बंगाल के हादसे को लेकर। उससे पहले ये 2 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई है। स्थिति अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है। ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है। 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है। हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है। डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है। और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है। इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है। वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बस लेके एनजेपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर? इंसिडेंट कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। ठीक है। तो दार्जिलिंग में हुए रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी एक पोस्ट हमने देखा। उसमें लिखा है कि ट्रेन हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। बचाव कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं, ऐसा उन्होंने भी कहा। और साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है उसके जरिए कनेक्ट करते रहें, यह भी कहा जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप अपने अपनों का हालचाल ले सकते हैं। वो कैसे हैं इस वक्त जो इस ट्रेन से सफर कर रहे थे। 5 लोगों की मौत की फिलहाल खबर है और 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी फिलहाल खबर है, लेकिन ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। और अभी क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बड़ा हादसा है, भीषण हादसा है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आंकड़े कहां तक पहुंचेंगे। अपनी बातों में फंसा लेते हैं जितनी भी लड़कियां हैं उनको, और फिर इस तरह की वारदात को वो अंजाम देते हैं। ये समझने की जरूरत है और न्यूज़ 18 की तरफ से इस खबर दिखाने का मतलब ही यही है कि आप इस पूरे मामले को देखकर सावधान हो जाइए, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं, आप कुछ हासिल करने जा रहे हैं। ऐसे में बीच में किसी भी तरह के अगर आप देखते हैं ऑब्स्टिकल्स तो उससे आगे बढ़िए। मिथिलेश, पेरेंट्स का क्या कहना है, क्योंकि ऐसे वक्त में पेरेंट्स के सर पर बहुत बड़ी परेशानी आती है।
देखिए, पेरेंट्स का इसमें कहना है कि जो भी आरोपी है वो गिरफ्तार हो, सज़ा मिले उसे, लेकिन पेरेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि अगर इंदौर की बात करें या कहीं के भी, ये बड़े शहर में लोग, एजुकेशन हब होता है, पढ़ने के लिए आते हैं, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएँ 12th के बाद में, कोई 10th के बाद में पढ़ाई के लिए बाहर आते हैं। ऐसे में दूसरों पे विश्वास करना, इस खबर को दिखाने का उद्देश्य यही, मतलब यही है कि लोग इससे जागरूक बने कि अगर कोई आपके साथ पढ़ रहा है, कोई आपसे दोस्ती करता है और दोस्ती में फिर अगर कोई शादी का नाम का झांसा देता है या दोस्ती में विश्वास के साथ वो आपको किसी फ्लैट पे ले जाए, किसी होटल में लेके जाए, तो जाने के पहले आपको सोचना चाहिए और शायद नहीं जाना चाहिए। अगर होटल और फ्लैट की जहाँ पे ले जाया जाता है, ये विश्वास बनाकर, और ऐसे ये नहीं पहला नहीं, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं कि जब जो दोस्त होते हैं वो विश्वास में फ्लैट पे लेके जाते हैं, पढ़ाई करने के नाम पे जाते हैं और कई बार नशीली चीजें जो हैं वो पिलाकर दुष्कर्म करते हैं, रेप करते हैं। होटल के ऐसे कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। तो देखिए, इस तरह चीजों का खबरों को दिखाने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। दोस्ती के नाम पर आज के वक्त में सबसे ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है। बिल्कुल, कोई आपका फायदा उठाए ऐसा मौका ही ना दे। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। और क्योंकि देखिए, सावधान होने की जरूरत है। अगर आप भी जाते हैं कहीं पर पढ़ने, आके आपके बच्चे कहीं पढ़ने जाते हैं, तो उनको जरूर इस चीज की जानकारी दें। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मंडला में 11 घरों पर बुलडोजर का एक्शन लिया गया है और इससे सियासत गर्मा गई है। AIMIM नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस कार्रवाई की तुलना मॉब लिंचिंग से की है। बता दें कि हाल ही में मंडला जिले में पुलिस की छापेमारी के बाद एक बड़े गौ तस्कर नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था। छापेमारी के बाद 11 घरों से गोवंश बरामद हुए थे। इसके बाद आरोपियों के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए ओवैसी ने लिखा, जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, अतिक्रमण पर अगर एक्शन लिया गया है तो ये सियासत का मुद्दा कैसे बन गया? देखिए, बड़ी सियासी मुद्दा जो है वो मंडला का मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से वहां पर भैंसादेही गांव के 11 घरों में गोवंश मिला, हड्डियां मिली, खाल मिली, चमड़ी मिली, और वहां पर जिस तरह से एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरी कार्रवाई को, इस पूरी घटना जो हुई थी, गोवंश के जो अवशेष हैं जो फ्रिज में मिले थे, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है और उनका साफ तौर पर मध्य प्रदेश सरकार पर यह हमला है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। वो चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी इस तरीके की जो घटनाएं वो कहीं ना कहीं सामने आती हैं और इसमें सरकार वो काम कर रही है जो पहले भीड़ काम किया करती थी। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं बिना नाम लिए तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मुसलमानों के वोट जिनको मिलते हैं वो क्यों इस पूरे मामले पर चुप नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में पुलिस इस पूरे मामले में और क्या खुलासा करती है, क्योंकि जिस तरह से राजस्व विभाग ने जो अवैध रूप से वहां पर घर बनाए गए थे उनको भी तोड़ने का काम किया है, तो उसके चलते ये पूरा मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। ठीक है, हमारे साथ पीर तौकीर निजामी जी जुड़ गए हैं। AIMIM प्रदेश प्रवक्ता हैं वो। बताइए तौकीर साहब कि आप ये जो अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, इस पर जो कार्रवाई की जा रही है, उसको मॉब लिंचिंग से क्यों जोड़ा जा रहा है? पीर आज ही कैसे पता चला? मतलब कहने का तात्पर्य वही है। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज की मांग करती है कि जितने लोग मंडला मध्य प्रदेश में जो भी किया गया, ये तानाशाही है, हिटलरशाही है। सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कोई और दूसरा काम नहीं है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम अभी देखा कांग्रेस में है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिसने झोली भरकर वोट लिया है उसको इस पर बोलना चाहिए। उनको हमारी मांग है पार्टी की तरफ से कि उनको जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। कम से कम उनके परिवारों को, जो लोगों को घर से बेघर किया गया है, बारिश सर पर है, इतना बड़ा जुल्म न किया जाए। इसके लिए हम लोग सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार हैं। ठीक है, शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से पक्ष रखेंगे। शिवम जी, सीधे तौर पर पीर तौकीर जी को आप अगर सुन रहे होंगे, उनकी बात भी मैं रिपीट कर देती हूँ। उनका कहना था कि आज ही क्यों इस पर ध्यान दिया जा रहा है, पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया है? एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है।
देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यह जो एक्शन लिया गया है, यह हमारी संवैधानिक जो वैल्यूज हैं उनको ध्यान में रखते हुए लिया गया है। संविधान में ही प्रावधानित किया गया है कि गौवंश की तस्करी, उसके विक्रय, उसके भंडारण, उसके गौवंश की समाप्ति, इस प्रकार के कदमों पर सरकार नियंत्रण स्थापित करेगी। जो गौवंश प्रतिषेध नियम है उसके अनुसार भी यह कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में अगर कहीं भी किसी भी अंचल में किसी भी हिस्से में अवैध रूप से गौवंश को मारा जा रहा है, उनकी तस्करी की जा रही है, लगभग 150 से ज्यादा गायें उनके पास से जीवित अवस्था में पाई गई हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यह बहुत ही चिंता का विषय था सरकार के लिए। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तमाम आरोपियों के हौसले तोड़ने के लिए उनके घरों को तोड़ा गया और स्वाभाविक तौर पर इस प्रकार की कार्रवाई पूरी निष्पक्षता के साथ आने वाले वक्त में भी आपको देखने को मिलेगी। सरकार कभी किसी भी वर्ग के, किसी भी समूह के प्रभाव में आकर के निर्णय नहीं लेती है। पूरी तरीके से जो विधि सम्मत है, अगर मध्य प्रदेश में कानून का राज्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ शुरू से ही स्पष्ट मैं एक रिएक्शन मिथुन अहिरवार से भी ले लूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथुन जी, आखिर क्यों इस कार्रवाई को मॉब लिंचिंग से जोड़ा जा रहा है? कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे साथी भाजपा जो बोल रहे हैं, जैसे संविधान में कोई प्रावधान नहीं होता। संविधान में अगर प्रावधान होता तो गोवा में आपके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत खुलेआम नहीं कहते कि हम ये जो बीफ है इसके उत्पादन को बढ़ावा देंगे। आपके नेता अर्नेस्ट मावरी नहीं कहते कि मैं बड़े खुशी से गौ मांस खाता हूँ। आपके नेता किरण रिजिजू नहीं कहते कि मैं बीफ खाता हूँ। संविधान तो सब जगह एक जैसा लागू होता है। अब बात आती है बुलडोजर पे। अभी आपके मंत्री का एक वीडियो आप लोगों ने वायरल किया था, आपके मंत्री रघुपेंद्र सिंह, उनका कहना है दलित बेटी जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई, जिसकी मां को निर्वस्त्र घुमाया, उसने पूछा कि इन लोगों का घर क्यों नहीं गिराया जा रहा। तो उनका कहना है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि बुलडोजर चला जाए। तो जब कमजोर लोगों के साथ, दलितों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ जब अन्याय अत्याचार होता है, उनकी बेटियों को निर्वस्त्र किया जाता है, उनके साथ दुराचार होता है, तो उसके आरोपियों के जो भाजपा से जुड़े हैं उसके ऊपर तो बुलडोजर चलाने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं होता। लेकिन जब कमजोरों की बात आती है तो आपके संविधान में प्रावधान आ जाता है। तो इस दोहरी नीति को भाजपा को बदलने की आवश्यकता और स्टैंड क्लियर करें। क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि बुलडोजर चला जाए, और जब नहीं है तो भूपेंद्र सिंह दलितों के मामले में क्यों पलट जाते हैं? कार्रवाई अपनी जगह और अब सियासत अपनी जगह चल रही है। देखना होगा कि आगे क्या जो है ये सियासत कोई बड़ा रूप लेती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। वास्तु, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जबलपुर की। जेल में नशे की सप्लाई का खुलासा हुआ है। नशे की मंडी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बना है। ऐसे में जो ये मंडी है और अब ये जो केंद्र बन चुका है नशे का, बोस केंद्रीय जेल, सेंट्रल जेल के अंदर नशीले पदार्थों की बेधड़क सप्लाई हो रही है। गांजा, तंबाकू, सिगरेट ले जाते 2 जेल प्रहरी पकड़े गए हैं। मामले में एक जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया गया है, दूसरे के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सवाल यह है कि आखिर हौसले इतने बुलंद कैसे हैं और जेल में नशे की जो सप्लाई है वो कब से चल रही थी, इस पर क्यों नहीं अब तक ध्यान दिया गया। नशे की मंडी बना नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल और अब इस जेल के अंदर नशीले पदार्थों की बेधड़क सप्लाई चल रही थी, जिसका खुलासा हो गया है। सूचना मिलने पर सबकी सघन तलाशी की गई, जिसमें से 2 प्रहरी, एक मुकेश फुंडे, दूसरा सुशील खेमरिया, इनके पास से जेल में जो प्रतिसिद्ध सामग्री है तंबाकू वगैरह, ये अंदर जाने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये मिली। इसमें मुकेश फुंडे के पास तंबाकू के अलावा 2 नग पैकेट जिसमें गांजा था, लगभग 46 ग्राम जिसकी मात्रा वो मिला। साथ ही सिगरेट के पैकेट, 7 तंबाकू के पैकेट और अन्य सामग्री मिली। FIR की गई और थाने में केस रजिस्टर करा दिया गया और सुनील खेमरिया के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ मुख्यमंत्री काफी सख्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक्शन में पुलिस अब नजर आ रही है और 15,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों का एक साथ बहुत बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला। एक ही रात में करीब 8,000 अपराधी पकड़े गए हैं। 125 से ज्यादा इनामी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी IG, DIG, SP थाना प्रभारी सड़कों पर उतरे। DGP भी खुद रात भर सड़कों पर रहे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक्शन में पुलिस नजर आई और पुलिस का यह बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन
अब तक का सबसे बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन। मध्य प्रदेश में 8000 से भी ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 125 से ज्यादा तो इनामी बदमाश थे जिनकी तलाश लंबे समय से हो रही थी और ये अपने आप को छिपाए फिर रहे थे। आखिरकार ये जो मुहावरा है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और इस एक्शन के बाद तो और भी जो अपराधी, जो बदमाश डाउट में जी रहे हैं, वो क्लियर हो गए होंगे कि चाहे कहीं भी रहो, पकड़ के पुलिस बाहर निकालेगी। सभी आईजी, डीआईजी, एसपी, थाना प्रभारी सड़कों पर उतरे। खुद डीजीपी भी रात भर सड़कों पर ही रहे। मध्य प्रदेश में बदमाशों की अब खैर नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से निर्देश दिए गए थे एक्शन के लिए और एक्शन में पुलिस नजर आई। और अब बात खंडवा की करेंगे, जहां चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। चाकूबाजी में एक युवक घायल हो गया है। चाकूबाजी से पहले खूब मारपीट भी हुई। मारपीट का सीसीटीवी आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मारपीट के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जो कहा सुनी से शुरू तो हुआ लेकिन मौत तक पहुंचा, सीधे हत्या तक पहुंचा। हालांकि विवाद जो हुआ वो काफी देर तक हुआ। अस्पताल और मौके पर पुलिस बल तैनात है, पहुंचाया गया। बावजूद इसके अस्पताल की तरफ से भी मृत घोषित कर दिया गया। युवक को एक के बाद एक कई वार चाकू से किए गए। नल है जल नहीं, यह हाल है टीकमगढ़ का। भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। पारा 42 डिग्री तक पहुंच चुका है। भीषण गर्मी में यहां पानी की भयंकर किल्लत हो रही है। बमहोरी कला गांव में पानी की कमी से लोग परेशान हैं। यहां पानी के लिए एक ही कुआं है। पानी के लिए लोग कई घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। इसके बाद पानी के लिए टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहां नल जल योजना भी शुरू नहीं हुई है। यहाँ के लोग 300 रुपये महीने देकर पानी मोल खरीद रहे हैं और रुपये देकर यहाँ पे पानी खरीदने को मजबूर हैं। और यहाँ पे जो नल जल योजनाएं हैं, लगभग 5 साल से यहाँ पे काम चल रहा है और अधूरी पड़ी हुई है। लोग काफ़ी परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गांव के लोगों ने यहाँ पे निःशुल्क प्याऊ भी बना रखी है, ताकि गांव के लोग और आसपास के लोग जो भी यहाँ से निकले उनको पानी की सुविधा मिल सके। और यहाँ पे बर्तन भी कुछ लोगों के रखे हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक कुएं से यहाँ पे पानी आता है, जहाँ से बोरवेल है। और यहाँ पे ये तमाम लोगों के यहाँ पे ये साँटे यहाँ पे बोरवेल से लगे हुए हैं और इसी का यहाँ के लोग पेमेंट करते हैं। लगभग 300 रुपये लोग पानी के पैसे दे रहे हैं। पानी की यहाँ बहुत समस्या है, पानी है नहीं है और बोर वगैरह सूखे डले हैं और टंकी चालू नहीं हो रही है। टंकी चालू हो पाई अभी 4 साल से अधूरा काम है। पानी की समस्या है सर। गए बमोरी में आज कम 5-8 साल से पुरानी जो टंकी थी वो ध्वस्त हो चुकी है। नई टंकी बन रही है। सब 5 साल से काम लगा है वहाँ पे। पता नहीं बताते कि पैसा नहीं आता, ठेका का काम नहीं हो पा रहा है, पानी कहीं से मिलता नहीं है सर। तो यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा जहाँ 42 डिग्री के पार पहुँच रहा है। ऐसे में लोगों को सबसे बड़ी परेशानी पानी की हो रही है और 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक नगरी ओरछा में खुदाई के दौरान कई पुराने अवशेष मिल रहे हैं। पार्किंग के पास खुदाई में एक छोटी मंदिर नुमा आकृति दिखाई दी है। अब उसे खोदा गया तो एक मंदिर और एक बरामदा मिला है। फिलहाल काम को रोक दिया गया है। अब आगे का काम एक्सपर्ट्स की देखरेख में मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से होगा। इससे पहले भी राजमहल में रेनोवेशन के दौरान भी एक बस्ती के अवशेष मिल चुके हैं। ये धरोहरें करीब 500 साल से भी पुरानी बताई जा रही हैं। ओरछा में श्री राम राजा मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र मिलाकर श्री राम राजा लोक का निर्माण किया जा रहा है। रामलोक का जो काम चल रहा है बारी चतुर्भुज मंदिर के सामने, वहाँ पे कल शाम को जेसीबी से जब जहाँ खुदाई की जा रही थी तो एक स्ट्रक्चर नीचे जमीनी सतह के बेसमेंट में लाया और उसको देखा गया तो एक बड़ा सा दालान और पास में उसके एक कुआं और एक छोटा मंदिर भी वहाँ प्राप्त हुआ है। तो उसकी अभी निरीक्षण किया गया है और उसको
मशीनों द्वारा ना काम करते हुए मैनुअल मजदूरों के द्वारा सफाई करके फिर देखा जाएगा कि क्या है पूरा स्ट्रक्चर। जी बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि ओरछा जो है काफी प्राचीन शहर है। बहुत सारी जगह हमें छोटे छोटे कोठियां और महलों के अवशेष प्राप्त होते हैं और ये जो बेसमेंट प्रथा है ओरछा में बहुत पहले से ही चली आ रही है, तो निश्चित ही मिलेगा, हर जगह ही मिलेगी। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। यहां वो आज से 19 जून तक भव्य कथा का आयोजन करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे, इसके बाद खाक चौक आश्रम पहुंचकर भगवान बजरंगबली की विशेष पूजा भी की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे और 19 जून तक वो यहीं पर रहेंगे। उनकी एक विशेष कथा होगी। इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। चमौली में बद्रीनाथ धाम स्थित है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बद्रीनाथ धाम का, प्रकृति की सुंदरता और संस्कृति, यहाँ पर हर चीज़ का संगम आपको नजर आएगा। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने यहाँ पर लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने विशेष पूजा हनुमान जी की भी की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।